हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र के बारे में बेसिक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मादा जनन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है और मादा जनन तंत्र जो है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें अपन ने मादा जनन तंत्र को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। और हमने वहाँ पे देखा था कि प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और सहायक जननांगों के रूप में एक जोड़ी अंडवाहिनियां यानी कि ओविडक्ट्स, इसके अलावा यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, साथ ही साथ सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवेरी या अंडाशय की, जो कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। ओवेरी जो अंडाशय या ओवेरी जो होते हैं वो मादा में कितने होते हैं? संख्या में 2 यानी एक जोड़ी होते हैं। आकार की बात करें तो ये अंडाकार और बादामी रंग की संरचना होती है, जो कहाँ पर स्थित होती है? उदर गुहा में जो किडनी है, किडनी के पीछे की ओर स्थित होते हैं ये। और उदर गुहा की पृष्ठ पार्श्व भित्ति से ये मेसोवेरियन तंतुओं से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ ये तो इसकी जो थी कि ये कहाँ स्थित होते हैं, किससे जुड़े होते हैं। अब हम बात करें कि इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि किस प्रकार की इनकी आंतरिक संरचना होती है। तो अंडाशय जो ओवेरी है उसकी आंतरिक संरचना या उनकी स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं कि जो अंडाशय है, अंडाकार बादामी रंग की जो संरचना होती है वो भी जो है एक आवरण के द्वारा घिरी रहती है। और अंडाशय का जो आवरण है वो कहलाता है जननिक उपकला, यानी ओवेरिया जो अंडाशय है वो जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम के द्वारा घिरा रहता है। जननिक उपकला या जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये घनाकार कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है। तो घनाकार कोशिकाओं से निर्मित जर्मिनल एपिथीलियम जो परत होती है वो क्या बनाती है? ओवेरी या अंडाशय का आवरण बनाती है। यानी ये वाले जो आवरण है ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथीलियम। इसके बाद में जो है अंडाशय का जो अंदर का संपूर्ण जो मटेरियल है, अंडाशय के अंदर भरा हुआ संपूर्ण जो पदार्थ है, चाहे कुछ भी है, जो भी है इसके अंदर, इस संयुक्त रूप से संपूर्ण पदार्थ को कहा जाता है स्ट्रोमा। यानी कि जो जननिक उपकला से घिरा हुआ अंडाशय के अंदर का जो संपूर्ण पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्ट्रोमा। ये अंदर का जो सारा मटेरियल होगा वो कहलाएगा स्ट्रोमा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो स्ट्रोमा है एक तरह से एक सघन ठोस संरचना है जिसमें कि प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं, अरेखित पेशीय तंतु पाए जाते हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती है और कुछ पुट्टक पाए जाते हैं, फोलिकल पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवेरियन फोलिकल, अंडाशयी पुट्टक। ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? इस स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। अब संरचनात्मक रूप से जो स्ट्रोमा है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है अंदर की, इसी के आधार पर अपन क्या कर देते हैं? ओवेरी के अंदर जो स्ट्रोमा है ये 2 भागों में बटा होता है। और वो दोनों भाग कौन से होते हैं? जो बाहरी भाग होता है ऊपर वाला, ये जो भाग है इधर वाला, ये तो कहलाता है कॉर्टेक्स या फलकुट। जो अंडाशय है, अंडाशय में जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा 2 भागों में बटा रहता है। एक तो क्या कहलाता है उसका? कॉर्टेक्स भाग या वल्कुट भाग, और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है मेडुला या मध्यांश भाग। यानी जो बाहरी आवरण की तरफ जो ऊपरी भाग है वो तो क्या कहलाएगा? इसका कॉर्टेक्स या वल्कुट। और जो अंदर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? मध्यांश या मेडुला कहलाएगा। जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये वाला, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं? इसमें फोलिकल्स पाए जाते हैं, यानी पुट्टक पाए जाते हैं। इसमें जो ओवेरियन पुट्टक है, अंडाशय जो पुट्टक है, फोलिकल है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स या वल्कुट वाले भाग में पाए जाते हैं। और जो मेडुला वाला दूसरा भाग है उसमें पाए जाते हैं प्रत्यास्थ तंतु, अरेखित पेशी तंतु और रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, मस्क्यूलर जो फाइबर है और जो इलास्टिक फाइबर है वो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे आपके मेडुला वाले भाग में, यानी मध्यांश में। जबकि जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या है? उसमें ओवेरियन फोलिकल्स है, यानी कि अंडाशय पुट्टक उसमें पाए जाते हैं। अब जो ये अंडाशय पुट्टक होते हैं ये बहुत सारे होते हैं और
अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें हम बात करेंगे कि जो ये पुट्टक है ये भ्रूणावस्था में बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जो मादा जीव है जिसके अंडाशय के स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं, वो मादा जीव जब खुद भ्रूणीय अवस्था में होता है उसी समय इनका निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। और एक जो वयस्क जो मादा होती है उसमें लगभग 4 लाख तक पुट्टक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो ये पुट्टक है, ये पुट्टक जो है इसको जैसे अपन ने कहा पीएफ यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, यानी कि ये जो है धीरे धीरे ग्रोथ करके जो है वृद्धि करते रहते हैं, परिपक्व होते रहते हैं। ये जो है इसको कहेंगे हम प्राथमिक पुट्टक। फिर वृद्धि करके क्या बना लेता है ये द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल और मेच्योर फॉलिकल। और जो मेच्योर फॉलिकल बन जाता है उस मेच्योर फॉलिकल को, परिपक्व जो फॉलिकल होता है उसको हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टक। ग्राफियन पुट्टक जब ये पूर्ण मेच्योर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्राफियन पुट्टक कहलाता है। और जो ये ग्राफियन पुट्टक होता है, यही ग्राफियन पुट्टक जब मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद में ये टूटता है, फट जाता है, क्योंकि मेच्योर होने के बाद में इसमें क्या बन जाता है, इसी में ओवम बनता है। अपन ने बात की थी कि जो ओवेरी है उसका वर्क क्या है, क्या कार्य करती है ओवेरी। तो ओवेरी दो मेन वर्क अपन ने इसके बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक तो ये ओवम का निर्माण करती है, यानी मादा युग्मक जो है अंडाणु उसका निर्माण कौन कर रहा है, ओवेरी कर रही है। साथ ही साथ ओवेरी क्या करती है, मादा की जो प्रमुख हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसका निर्माण भी कौन करता है, ओवेरी करती है। तो जो ओवम है वो कहाँ बन रहा है, ओवेरी में। जो ये पुट्टक पाए जाते हैं, जब ये पुट्टक ग्रोथ करके मेच्योर हो जाते हैं, यानी जब बहुत सारे पुट्टक पाए जाते हैं उनमें से कोई जो पुट्टक है वो वृद्धि करेगा और वृद्धि करके वो क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो परिपक्व और जो मेच्योर जो पुट्टक होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन पुट्टक। उसी ग्राफियन पुट्टक में किसका निर्माण होता है, ओवम का। अंडकोशिका बनती है और अंडकोशिका के द्वारा ओवम बनता है, यानी कि अंडाणु बनता है। और जब अंडाणु पूर्ण विकसित हो चुका होता है तो जो ग्राफियन पुट्टक है वो टूट जाता है, फट जाता है और उससे क्या निकल जाता है, ओवम या जो अंडाणु है वो बाहर निकल जाता है। और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। जब ग्राफियन पुट्टक फट जाती है, टूट जाती है और उसमें से जो ओवम है, अंडाणु है जो बाहर निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ये कब होता है, जो निकल जाने के बाद में जो है शेष जो बचा हुआ जो पुट्टक होता है वो भी एक जो बची हुई संरचना है पुट्टक की, टूटी हुई संरचना ग्राफियन पुट्टक की, वो फिर से एक विशेष संरचना का निर्माण कर लेती है जिसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड कहते हैं जिसको। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो अंडाशय पुट्टक थे, कहाँ पर, कोर्टेक्स भाग में। ये अंडाशय पुट्टक क्या करते हैं, ओवेरियन जो फॉलिकल होते हैं ये क्या करते हैं, प्राथमिक पुट्टक, फिर प्राथमिक पुट्टक किसमें बदलता है, द्वितीयक पुट्टक में, यानी प्राइमरी फॉलिकल वृद्धि करके क्या बना लेता है, सेकेंडरी फॉलिकल। और इस तरह से जो है लास्ट में किसमें चेंज हो जाते हैं, मेच्योर फॉलिकल में, यानी कि ग्राफियन पुट्टक में चेंज हो जाते हैं। और ग्राफियन पुट्टक में किसका निर्माण होता है, ओवम का। पर ओवम का निर्माण किससे होगा, ग्राफियन पुट्टक में अंडकोशिका बनती है, एग सेल बनती है। और जो ग्राफियन पुट्टक है उसमें जो अंडकोशिका बनती है, जो एग सेल बनती है, इस अंडकोशिका पर, इस एग सेल पर दो आवरण बन जाते हैं, दो लेयर के द्वारा वो कवर्ड होता है। यानी आप ऐसे सोचो कि जैसे ये अपना ग्राफियन पुट्टक है और इस ग्राफियन पुट्टक के अंदर क्या हो रहा है, अभी उसके अंदर डिवीजन होता है, अंदर उसके जो है सारी प्रोसेस चलती है और उसके अंदर क्या बन रही है, एग सेल, अंडकोशिका। और ये एग सेल जो है पहले प्राथमिक अंडकोशिका बनती है, उसके बाद में ये डिवीजन करके सेकेंडरी यानी द्वितीयक अंडकोशिका, सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। प्राथमिक अंडकोशिका या प्राथमिक ओसाइट बनती है, फिर वो उसमें डिवीजन करके क्या बनाती है, सेकेंडरी ओसाइट या सेकेंडरी अंडकोशिका बनाती है। और सेकेंडरी जो अंडकोशिका है वो दो आवरणों के द्वारा घिरी रहती है, उसके ऊपर दो आवरण होते हैं, दो लेयर्स पाई जाती है। जो बाहर वाला आवरण होता है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा और जो अंदर वाला आवरण है वो कहलाता है जोना पेलुसिडा।
हम बात कर रहे हैं अंडकोशिका जो कहाँ पर है, ग्राफीन पुटक में। और अंडकोशिका पहले प्राइमरी अंडकोशिका, प्राथमिक ओसाइट, फिर सेकेंडरी ओसाइट बनाएगी और उन पर किसका आवरण रहेगा, उस पर जो बाहरी आवरण बनेगा वो कहलाएगा कोरोना रेडिएटा, और जो उसके आंतरिक आवरण बनेगा वो क्या कहलाएगा, जोना पेलुसिडा। यानी दो जो ये है, ये लेयरिंग या आवरण किस पे पाए जा रहे हैं, एग सेल पे, अंड कोशिका पे। उसके बाद में जो अंड कोशिका जब पूर्णतः मेच्योर हो जाती है तो क्या हो जाती है, अंड कोशिका किस में चेंज हो जाती है, अंड कोशिका जो है अंडाणु में चेंज हो जाती है। प्राइमरी ओसाइट प्राथमिक अंड कोशिका, द्वितीयक ओसाइट द्वितीयक अंड कोशिका, और उस पर दो आवरण बन जाते हैं। उसके बाद में ये किसमें बदल जाती है, अंडाणु में, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। और जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो उस समय क्या होता है, यानी कि जो द्वितीयक ओसाइट है जिस पर दो आवरण बन चुके, ये जो द्वितीयक ओसाइट है ये क्या करती है, ग्राफीन पुटक में, जो ये ग्राफीन पुटक है एक तरह से अपन माने, इस ग्राफीन पुटक में जो अंड कोशिका या जो द्वितीयक ओसाइट होती है वो एक इस तरह की संरचना के रूप में उसमें लटकी हुई रहती है। यानी जो द्वितीयक ओसाइट है उसमें सबसे पहले तो एक गुहा का निर्माण हो जाता है, इस तरह से एक गुहा बन जाती है, खाली रिक्त स्थान बन जाता है उसमें, और इस गुहा को कहा जाता है एंट्रम गुहा। एंट्रम गुहा कहाँ बनती है, ग्राफीन पुटक में एक गुहा का निर्माण हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद में, और वो गुहा क्या कहलाती है, एंट्रम गुहा। इस गुहा में तरल भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा रहता है, और उस लिक्विड को कहा जाता है पुट्टिकीय द्रव या पुटक द्रव। जो ये गुहा है एंट्रम गुहा, इसमें क्या भरा रहेगा, तरल भरा हुआ रहेगा, और इसको क्या कहते हैं, पुट्टिकीय द्रव। साथ ही साथ इसमें जो द्वितीयक ओसाइट है वो एक तंतुसमान एक संरचना के द्वारा इस गुहा के अंदर लटकी हुई सी दिखाई देती है, इससे एक जगह से जुड़ी रहती है और इस तरह से लटकी हुई सी दिखाई देती है, और ये कहलाता है अंडधर पुंज या चक्रक पुंज कहलाता है। ये इस तरह से लटकी हुई रहती है। उसके बाद में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। यानी कि जो ग्राफीन पुटक है ये ग्राफीन पुटक फट जाता है, टूट जाता है, और उससे क्या होता है, अंडाणु जो है वो मुक्त हो जाता है। अंडाणु मुक्त होने के बाद में जो अंडाणु तो निकल गया बाहर, फिर जो शेष ये पुटक का भाग रहेगा, ग्राफीन पुटक का जो शेष भाग है टूटने के बाद, वो शेष भाग जो है, टूटी हुई जो शेष पुट्टिका है वो क्या बना लेती है, एक पीली ग्रंथिल संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसको कहा जाता है पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम। किसके द्वारा बन रही है ये, उसी ग्राफीन पुटक के द्वारा। जो ग्राफीन पुटक है जब वो टूट गया तो अंडाणु तो निकल गया, अंडोत्सर्ग हो गया, शेष जो बची हुई पुट्टिका है वो क्या बना लेगी, एक पीले रंग की ग्रंथिल संरचना बनाएगी, जिसको कहा जाता है पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये जब बन जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का जो है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है उसमें, और क्या बनाती है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है उसमें। और प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है जब ये बन जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है और ओव्यूलेशन हो ही चुका। यदि इसी समय एक निश्चित समय तक यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है उसमें, तो जो है ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये बनी रहती है। अदरवाइज यदि निषेचन नहीं होता है तो जो है प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में जो कार्पस ल्यूटियम है वो अपहासित हो जाती है, और अपहासित होकर के ये क्या बना लेती है, एक अन्य संरचना में ये चेंज हो जाती है, जिसको कहा जाता है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस यानी यदि निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका स्तर कम होने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में जो कार्पस ल्यूटियम है वो किस में चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मादाओं में, यानी कि जिसको अपन कहते हैं ऋतुस्राव या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान ये क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो ये था अपना ओवरी के बारे में, जो स्ट्रक्चर या उसकी संरचना के बारे में था कि किस तरह से जो है अंडाशयी पुट्टक बनते हैं। और ये जो अंडाशयी पुट्टक है
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, यानी उसका एक निश्चित टाइम है कि जैसे 1 से 5 डेज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद में 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। उसको टाइमली बांट रखा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा जो चक्र होता है वो 28 से 30 या 35 डे के एवरेज के लगभग होता है। तो उसमें 1 से 5 डेज तक जो होगा वो तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है 1 to 5 डेज के बाद में, यानी जब एल्बिकेंस जो बनी थी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। किस दौरान हो रही है, 1 to 5 डेज के दौरान। उसके बाद में 5 से लेकर के जो 14 डेज होगी, 14वें दिन तक, 5वें से लेकर के 14वें दिन तक, जो ये 9 दिन का टाइम होता है मध्य में, इस दौरान जो ये फॉलिकल्स होते हैं ये वापस क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। जो पुटक है वो फिर से बनते हैं और वृद्धि करके क्या बनाते हैं, ग्राफियन पुटक बनाते हैं, जिसमें कि ओवम का निर्माण होता है इन 9 दिनों के दौरान। क्यों होता है, क्योंकि इन 9 दिनों के दौरान इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से जो ये फॉलिकल है यानी जो पुटक है वो सक्रिय रहते हैं और ये वृद्धि करके किसमें चेंज होते रहते हैं, ग्राफियन पुटक बनाते हैं, जिससे कि ओवम बनता है। और 14वें दिन पे क्या होता है, जो पुटक है ग्राफियन पुटक, उससे जो ओवम है उसका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी ओवम बन चुका होता है। और 14 डेज पे ओवम क्या हो जाता है, यानी जो अंडाणु है वो क्या हो जाता है, ग्राफियन पुटक को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, यानी अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, एफएसएच जो था अपना हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन था, वो अचानक से कम हो जाता है और उसकी जगह पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो 9 दिनों तक क्या कौन सा हार्मोन सक्रिय रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथ होती है और ओवम का निर्माण होता है। और 14वें दिन पर जब ओवम बन चुका होता है तो एफएसएच जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये तो जो है कम होने लग जाता है और इसकी जगह पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा सक्रिय होने लग जाता है, ज्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से 14वें दिन क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग या एलएच। और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो है फॉलिकल्स के लिए, यानी कि पुटकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इस हार्मोन की वजह से जो ये ग्राफियन पुटक बन गया, 14 डेज पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि अंडाणु जो है वो मुक्त हो जाता है। अब 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक यदि निषेचन हो जाता है, यानी 15 डेज पे जब ये 14 डेज पे अंडाणु मुक्त हो गया तो क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। और ये कार्पस ल्यूटियम कब तक बनी रहेगी, 28 डेज तक लगभग, तब तक ये बनी रहेगी। तब तक यदि निषेचन हो जाता है तो ये बनी रहेगी बाद भी। और जो है निषेचन के बाद में ये जो भ्रूण बनेगा उसके यूटेरस में अंतरारोपण में सहायक होगी। लेकिन यदि 28 डेज तक निषेचन नहीं होता है तो ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय होकर के एल्बिकेंस बना लेगी, जिससे प्रोजेस्टेरोन का जो स्राव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यही तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाती है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो कार्पस एल्बिकेंस है वो 28 डेज के बाद में क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वापस निष्कासित हो जाएगी। और इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहता है। तो ये था ओवेरी या अंडाशय जो एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा में मेजोवेरियन तंतुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनका जो मेन जो वर्क होता है वो होता है अंडाणु का निर्माण करना और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करना। इसीलिए एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी ये कार्य करते हैं। इसमें मेनली जो स्ट्रक्चर इसकी देखें तो सबसे बाहर जो इसका जो आवरण है वो किसका बना है, जन्निक उपकला का, जर्मिनल एपिथेलियम का। और याद रखने वाली बात यह है कि जो जन्निक उपकला है वो किससे बनी होती है, घनाकार कोशिकाओं से बनी होती है। अब जो जन्निक उपकला से घिरा हुआ संपूर्ण जो अंदर का मटेरियल है वो स्ट्रोमा कहलाएगा। स्ट्रोमा फिर 2 भागों में बटा होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला।
कोर्टेक्स में फोलिकल्स पाए जाते हैं, ओवेरियन फोलिकल्स, और जो मेडुला है उसमें प्रत्यास्थ तंतु, अरेखित पेशी तंतु और रक्तवाहिनियां होती है। साथ ही साथ जो फोलिकल्स है वो फोलिकल्स क्या करते हैं, पहले प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी, फिर टर्सरी और मेच्योर फोलिकल में चेंज होते रहते हैं। मेच्योर जो फोलिकल है उसको अपन ग्राफियन पुट्टक या ग्राफियन फोलिकल कहते हैं। ग्राफियन जो फोलिकल है उसमें क्या बनती है, एग सेल या प्राथमिक ओसाइट बनती है। जो प्राथमिक ओसाइट है फिर द्वितीयक ओसाइट बनाती है, और द्वितीयक ओसाइट ही क्या बनाती है, ओवम या अंडाणु बनाती है। द्वितीयक ओसाइट पे दो आवरण बन जाते हैं जिनको कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये द्वितीयक ओसाइट जो है ग्राफियन पुट्टक में एक गुहा में लटकी हुई सी रहती है, और इस गुहा का नाम है एंट्रम गुहा, जिसमें कि पुट्टक द्रव भरा रहता है। जब ये पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है द्वितीयक ओसाइट, तो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से क्या होगा, अंडाणु जो है वो तो मुक्त हो जाता है, और शेष जो बची हुई है जो पुट्टक कोशिका है वो क्या बना लेगी, कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड बना लेगी। और कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड का मेन वर्क क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करना। यदि निषेचन होता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, अदरवाइज क्या बना लेती है, कार्पस एल्बिकेंस बना लेती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो ये था ओवेरी। उसके बाद में आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शेष जो पार्ट्स थे, ओविडक्ट या जो गर्भाशय, सर्विक्स, वेजिना, अदर जो भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।